हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, पर्यावरण अध्ययन की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं आज के अपने प्रश्न पर। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय व्यर्थिए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। चलिए, अपने आंसर्स करने के लिए फटाफट रेडी हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह जो हमारा वातावरण है उसके लिए जो प्रदूषण हो रहा है उसमें जो लाइकेन है उनका क्या महत्व है, वह किस लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, प्रदूषकों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऑप्शन सी, ये प्रदूषित वातावरण में गुणन कर सकते हैं यानी कि और वृद्धि कर सकते हैं, अत्यंत प्रदूषित वातावरण में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो देखिए, जो लाइकेन है वह प्रदूषित वातावरण में वृद्धि नहीं कर सकते हैं, प्रदूषित वातावरण में गुणन भी नहीं कर सकते हैं, वातावरण को शुद्ध भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये प्रदूषकों के प्रति कैसे होते हैं तो संवेदनशील होते हैं। मीन्स आपके जहाँ पर भी लाइकेन पाए जाते हैं वहाँ पर यदि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है तो वहाँ पर जो लाइकेन की प्रजातियाँ हैं वे धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि वायु प्रदूषक का सूचक किसे माना जाता है, वायु प्रदूषक का सूचक किसे माना जाता है। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा लाइकेन को। किसे माना जाता है? लाइकेन को। और लाइकेन आपका किसका जो है सहजीवन है? तो कवक और शैवाल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन ऊर्जा का बहुमूल्य स्रोत है परंतु वायु का प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कोयला, ऑप्शन बी काष्ठ यानी कि लकड़ी, देखिए काष्ठ का अर्थ समझ लीजिएगा लकड़ी से है, सौर ऊर्जा, या ऑप्शन डी है परमाणु ऊर्जा। तो ऐसा कौन से आपका ऊर्जा का स्रोत है जो कि बहुमूल्य तो है ही, उसके साथ साथ वह वायु प्रदूषण भी नहीं फैलाता है। तो आई होप कि आपने अपना राइट आंसर जरूर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा आपका ऊर्जा का सबसे बहुमूल्य स्रोत है और इसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किसके द्वारा वायु का प्रदूषण नहीं होता है। मीन्स आपके जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ऐसा कौन सा है जिसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, या हाइड्रोजन के द्वारा, या सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। तो फटाफट से अपना आंसर चूज करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, यह वीडियो आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इवन अगर आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके जनरल नॉलेज से रिलेट करके पर्यावरणीय अध्ययन खूब ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से इसे शेयर भी कर देंगे अन्य लोगों के साथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे भविष्य का ईंधन की भी संज्ञा दी जाती है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन की संज्ञा भी दी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका बहुत ही ज़्यादा प्रदूषणकारी जो है गैस होती है, यह मोटर वाहनों के धुएं से निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल का रंग भी पीला पड़ रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण इंसान का दम घुटने लगता है जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण का एक कारण है, जो जल प्रदूषण है उसका एक मुख्य कारण क्या है? क्या धुएं से जल प्रदूषण होता है, या कीटनाशक पदार्थों से होता है, या गंदी बस्तियों से होता है, या वायु से होता है? तो देखिए, वायु से तो कोई बात नहीं होगी क्योंकि बात जल प्रदूषण की जा रही है। धुआं ये वायु प्रदूषण को बढ़ाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ गंदी बस्तियाँ, तो सिर्फ गंदी बस्तियाँ तो इसका कारण बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कीटनाशक पदार्थ। जैसे कि आपने अपने पौधों में, अपने खेती में किसी भी प्रकार के कीटनाशक पदार्थों को घोल करके डाला और वह बह करके आगे किसी और दूसरे पौधे में गया और उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। तो जो कीटनाशक पदार्थ हैं वह जल प्रदूषण के साथ साथ आपके मृदा प्रदूषण के लिए भी जिम्मेवार होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल प्रदूषण वर्तमान दर से होता रहेगा तब अंत में, यानी कि जो जल प्रदूषण है वह लगातार इसी गति से अगर होता रहा तो आगे चलकर कौन सी प्रक्रिया घटित हो सकती है? ऑप्शन ए, जलीय पौधों को नाइट्रेट
अनुपलब्ध होगा, यानी जो जलीय पौधे हैं उनको नाइट्रेट नहीं मिल पाएगा। ऑप्शन बी है जलीय पौधों को ऑक्सीजन अनुपलब्ध होगा, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। वर्षण रुक जाएगा, यानी जो वर्षा है वह जल प्रदूषण के कारण रुक जाएगी। जल चक्रण बंद हो जाएगा, यानी जो आपका वाष्प बनता है उसके बाद संघनन होता है, उसके बाद वर्षा होती है, तो ये जो पूरा चक्र है वह एक तरीके से रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो क्या इन कारकों में से ऐसा कौन सा कारक है जो लगातार बढ़ते जल प्रदूषण का कारण बन सकता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, देखिए वर्षा नहीं रुकेगी, जल चक्रण नहीं बंद होगा, और जो जलीय पौधों को ऑक्सीजन अनुपलब्ध होगी, जलीय पौधों को नाइट्रेट अनुपलब्ध होगी। जो पौधे मिट्टी में होते हैं उन्हें नाइट्रेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जबकि जो जलीय पौधे होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। और उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलती है? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन ही उनको प्राप्त होती है। इसकी जो माप है वह BOD के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? BOD के द्वारा, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही हमारी जो मछलियाँ हैं वह अपने गिल से, यानी कि गलफड़ों के द्वारा लेती हैं, और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ही पौधे अपने ऑक्सीजन यानी कि श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण किसके द्वारा अधिक होता है? आर्सेनिक के लवण के द्वारा, या ध्वनि के द्वारा, या सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, या वाहित मल के द्वारा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए आर्सेनिक के कारण जल प्रदूषण होता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में नहीं होता है। ध्वनि का जल प्रदूषण से कोई संबंध नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाहित मल। वाहित मल के द्वारा क्या होता है? जल प्रदूषण सबसे अधिक फैलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? देखिए यहाँ पर बिना समय व्यर्थ के सीधे क्वेश्चन और आंसर पर डिस्कस किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आ रहा होगा। तो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? रासायनिक कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ, कीटनाशक पदार्थ, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, या शोर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए बात की जा रही है वायु प्रदूषण की। तो वायु प्रदूषण में रासायनिक कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है वह तो आपके जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होगा। किसके लिए जिम्मेदार होगा? जल प्रदूषण के लिए। कीटनाशक जो पदार्थ हैं वह भी मैंने आपको बताया कि यह जल प्रदूषण के साथ साथ मृदा प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। शोर तो आपका पूरी तरीके से ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं। जो कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं होता है वह वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य प्रकाश की परावैंगनिक किरणों की अभिक्रिया से बनती है। जो सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक किरणें निकलती हैं उनकी अभिक्रिया से क्या बनता है? ओजोन बनती है, फ्लोराइड बनती है, CO बनती है, या SO2 बनती है? देखिए CO का मतलब यहाँ हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। SO2 का मतलब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 का मतलब क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सूर्य की प्रकाश से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं उनकी अभिक्रिया से निर्माण किसका होता है? तो उनकी अभिक्रिया से निर्माण होता है ओजोन का। किसका निर्माण होता है? ओजोन का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक किरणें जो निकलती हैं उससे हमारी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत। ये कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और यह परत में क्या हो गया है? छिद्र हो गया है, जिसके कारण जो परावैंगनिक किरणें वे लगातार पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिस कारण मनुष्य को त्वचा कैंसर जैसी घातक बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस निकल सकते थे वह सब आपको बता दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रदूषण का नियंत्रण किया जाता है, जो प्रदूषण है उसका नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है? तो ऑप्शन ए है केवल बिजली के चलने वाले वाहनों के द्वारा, यानी जो आपके जितने भी वाहन चलते हैं उनमें से सभी को समाप्त कर दिया जाए, केवल वही वाहन चलाए जाएं जो कि चार्जिंग वाले हैं, यानी कि आपके चार्जिंग सिस्टम से चलते हैं, केवल बिजली से चलते हैं, तो प्रदूषण नहीं होगा। या नाभिकीय विस्फोटों पर रोक लगा दी जाए, या वाहित मल को उपचारित कर दिया जाए। तो यहाँ पर बात प्रदूषण की हो रही है, किसी पर्टिकुलर एक प्रदूषण की नहीं हो रही है कि वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। यहाँ पर सभी प्रदूषण की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी कि
बिजली के चलने वाले वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, नाभिकीय विस्फोटकों पर रोक लगा दी जाए। इसके साथ साथ वाहित मल को भी क्या किया जाए, उपचारित किया जाए। तो इन तरीके की सभी आपकी जो क्रियाएं होती हैं, इनको अपनाकर प्रदूषण को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है? देखिए सभी वायु प्रदूषक हैं, लेकिन इनमें से सबसे मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है? तो N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड, गंधक, ऑप्शन सी है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए इसे देख लीजिएगा, ये क्या है? तो कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसके बारे में जान लेंगे कि इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषणकारी तत्व है वह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कारण क्या है तो ये भी जान लेंगे। जैसे आप एक कमरा बंद कर दीजिए और उसमें आप क्या कीजिए, कोई हीटर जला दीजिए या कुछ इस प्रकार की आग रख दीजिए और उसके बाद कमरे को पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। वहाँ पर लेटा हुआ व्यक्ति सांस ना आने के कारण या दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह धुएं के द्वारा व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएगी और जो रक्त का स्तर है उसमें ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगी, बंद कर देगी। तो रक्त में यानी कि हीमोग्लोबिन में घुली हुई ऑक्सीजन के स्तर को समाप्त कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे जो व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल है वह पूरी तरीके से डाउन हो जाता है और उसको सांस घुटने और सांस ना मिलने के कारण दम घुटने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके साथ साथ ये वाहनों से भी निकलता है, आपके रेफ्रिजरेटर वगैरह इनसे भी निकलता है। तो ये सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रदूषक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा वायु प्रदूषक दिल्ली के वाहनों से नहीं निकलता है? मतलब ऐसा वायु प्रदूषण जो कि दिल्ली के वाहनों से नहीं निकलता है। तो हाइड्रोकार्बन गैसें, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑप्शन सी है फ्लाई एश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा फ्लाई एश। फ्लाई एश नामक जो प्रदूषक है वह दिल्ली के वाहनों से नहीं निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, नदियों को तापीय प्रदूषण से रोका जा सकता है। जो नदियां हैं वे लगातार उनमें बहुत पानी जो है वह गर्म हो जाता है। ताप प्रदूषण के कारण उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनका जो जल है वह उतना शुद्ध नहीं रह पाता है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? ऑप्शन ए है, बिजली घरों व कारखानों से निकलने वाले गर्म पानी को नदियों में डालने पर रोक लगाकर, या ऑप्शन बी है नदियों के किनारे वृक्ष लगाकर, या ऑप्शन सी है नाभिकीय विस्फोटकों पर रोक लगाकर, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी विधियों के द्वारा। तो आप सभी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। देखिए जितने भी कारखाने या बिजली घर हैं वहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी होता है बचा हुआ, तो वो खौलता हुआ पानी सीधा कहाँ डाल दिया जाता है? नदियों में, जिससे जो नदियों का तापीय प्रदूषण है वह लगातार बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ इस पर अगर रोक लगा दी जाए तो काफ़ी हद तक इसके ताप को नियंत्रित किया जा सकता है। और यदि नदियों के किनारे वृक्ष लगा दिए जाएं तो इससे भी नदियों का प्रदूषण जो है वह रोका जा सकता है। वहाँ की वायु, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की मृदा इत्यादि चीज़ों को भी संरक्षित किया जा सकता है। नाभिकीय विस्फोट पर रोक लगाने से भी इस चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी विधियों के द्वारा हम नदी के जो तापीय प्रदूषण को रोक सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रदूषणकारी पदार्थ वह है जो परिवर्तन करता है। जो प्रदूषणकारी पदार्थ हम उसे कहेंगे जो इस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन करता है। तो किस प्रकार का? ऑप्शन देखेंगे, किसी स्थान की प्रकृति या वनस्पति में जो परिवर्तन कर सकता है उसे ही प्रदूषणकारी पदार्थ कहते हैं, या ऑप्शन बी है किसी स्थान के जंगली जीवों में जो परिवर्तन करते हैं उसे प्रदूषणकारी पदार्थ कहते हैं, या हमारे वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में जो बदलाव कर दे या परिवर्तन कर दे उसे ही हम प्रदूषणकारी पदार्थ कहते हैं, या जो प्राकृतिक भू रासायनिक चक्रों में यानी कि आपके परिवर्तन कर दे उसे प्रदूषणकारी पदार्थ कहते हैं। तो इसका बहुत ही सटीक और सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारे वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में जो भी चीज़ें परिवर्तन कर दें उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रदूषणकारी पदार्थ। देखिए ऐसे जान लीजिएगा, चाहे वह जंगली जीव हो, चाहे वह जंगल की बात हो, चाहे वह भू रासायनिक चक्र की बात हो, चाहे वह प्राकृतिक वनस्पति की बात हो, चाहे वह हमारे वातावरण की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, इन सभी का जुड़ाव है किससे? तो प्रकृति से। तो जो भी चीज़ हमारे प्रकृति के संतुलन को यदि ऊपर नीचे करेगी वह किस में आ जाएगी? पर्यावरणीय प्रदूषण में। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन से पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? अमोनिया, साबुन, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, या धुआं? देखिए धुआं तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये वायु से रिलेटेड है। अमोनिया भी नहीं हो सकता और साबुन पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि पूरे दुनिया भर में जो जितना भी जलीय प्रदूषण
हो रहा है वो सिर्फ साबुन की ही वजह से हो रहा है। लेकिन हाँ, जो सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभा रहा है वह है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत आपके साबुन, अमोनिया इत्यादि चीज़ें सभी आ जाएंगी। तो इसलिए हमारा जो सबसे सटीक आंसर होगा कि जलीय प्रदूषण के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो औद्योगिक अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज हम यहीं तक के क्वेश्चन करेंगे कि ताजमहल को खतरा पैदा हो गया है। ताजमहल को खतरा किस चीज़ से पैदा हो गया? वायु में उपस्थित SO2 के कारण, चिमनियों से निकलने वाले धुएं की CO2 से, या वायु में CO2 से, या उक्त तीनों से। जो ताजमहल को खतरा है वह किस वजह से हो रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो मैंने पहले भी अपने क्वेश्चन में डिस्कशन करते हुए आपको बता भी दिया था, तो आई होप अगर आपने उस चीज़ को ध्यान से सुना होगा तो आप इस आंसर को भी आसानी से कर पा रहे होंगे। ताजमहल को जो खतरा हो रहा है वह लगातार वायु में उपस्थित SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण लगातार ताजमहल को खतरा हो रहा है। इससे खतरा क्या है? तो वहाँ का जो पत्थर है वह पूरी तरीके से पीला पड़ रहा है। ताजमहल जो कि संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, वाइट संगमरमर के पत्थर से, वह SO2 के कारण कैसा हो रहा है? पीला हो रहा है। SO2 को और हम किस नाम से जानते हैं ये भी याद रखेंगे। SO2 को क्रैकिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। क्रैकिंग गैस यानी कि चटकाने वाली गैस, ऐसी गैस जो पत्थरों को चटका भी देती है, दरार भी डाल देती है। तो ऐसी गैस के नाम से किसे जानते हैं? SO2 को। तो आई होप कि आपने यहाँ से सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए होंगे। तो आज का सेशन हम लगभग यहीं स्टॉप करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, ये मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसे बिल्कुल भी ना भूलें, और यकीन माने कि पर्यावरण अध्ययन की ये सीरीज़ आप पूरी तरीके से ज़रूर फॉलो करें। ये आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा इंक्रीज करेगी और आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बढ़ाएगी। तो आई होप कि आपने अभी तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।